आज मैं अपने दर्शकों को शुगर यानी मधुमेह, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, ये क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या हैं, इसको ठीक करने के बिल्कुल आसान उपाय और इसमें हमें क्या क्या कसरत करनी चाहिए, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले इनके खान पान के कारण के ऊपर आता हूं। जो आदमी भारी पदार्थों का भोजन करते हैं, जैसे दूध, मावा, मिठाइयाँ, गन्ने से बने हुए सभी पदार्थ, गुड़, चीनी वगैरह, या एक दूसरे के विरुद्ध भोजन होते हैं, जैसे कि दूध के साथ केला, मूली, दूध के साथ लहसुन का प्रयोग, या लहसुन के साथ गुड़ का प्रयोग, या प्याज के साथ गुड़ का प्रयोग, या प्याज के साथ दूध का प्रयोग, या अचार के साथ दूध का प्रयोग। इनसे क्या होता है कि जो हम विरुद्ध भोजन करते हैं वो हमारे खून में गाढ़ापन और क्लॉट बना देता है, थक्के बना देता है, जो कि हमारे पैंक्रियास को क्रियाशील नहीं रहने देते हैं और उसमें रुकावट पैदा करते हैं। तो जो आदमी आराम से बैठे रहते हैं, ज़्यादा सोते हैं, दिन में भी नींद लेते हैं, जैसे बैठे रहने का काम हमारे दुकानदार भाइयों का होता है, मेहनत नहीं करते हैं, उनको ये बीमारी आमतौर पर जकड़ लेती है। दूसरी होती है ये पतले आदमियों को। पतले आदमियों को क्या होता है, उनमें खुश्क चीज़ें खाने से हमारे पैंक्रियास के सेल सूख जाते हैं, जो कि हार्मोन बनाना बंद कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पैंक्रियास कहाँ होता है, ये कहाँ पर हमारे शरीर में स्थित है, और ये कैसे हम इसको कसरत के द्वारा और खान पान की चीज़ों के द्वारा इसको हम क्रियाशील बना सकते हैं। पैंक्रियास हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, हमारे कलेजे के पेट की दीवार के पिछली दीवार की तरफ होता है। ये 5 से 6 इंच लंबी ग्रंथि होती है बाईं तरफ। ये 2 तरह से कार्य करती है। एक तो इसका कार्य होता है हमारी गृहिणी में, जिसको डिओडनम बोलते हैं, उसमें पाचक रसों का छोड़ना। ये दिन में लगभग 1 लीटर के करीब पाचक रस हमारी गृहिणी के अंदर छोड़ती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन मतलब जो बाहर की तरफ स्राव को छोड़े, बाह्य स्राव ग्रंथि। एक इसका काम है जो ये सीधे खून में हमारे हार्मोन छोड़ती है, इंसुलिन, हमारा जो हार्मोन होता है, जो हमारे ग्लूकोज का पाचन का कार्य करता है, उसमें ये काम करती है एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से, यानी अंतःस्राव ग्रंथि। तो जब हमारे जो सेल हैं ये पैंक्रियास में जो होते हैं, गुच्छों के रूप में होते हैं, पैंक्रियास के बाहरी परत की तरफ होते हैं। इनको मतलब छोटे छोटे गुच्छों के रूप में होते हैं। इनको आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस भी बोलते हैं, या बीटा सेल बोलते हैं। जब ये सुस्त पड़ जाते हैं, जैसे मोटे आदमियों में, या ये सूख जाते हैं, क्रियाशील नहीं रहते हैं, या खत्म हो जाते हैं, जैसे दुबले पतले आदमियों, तो फिर हमारे को शुगर की बीमारी होती है। अब मैं बताता हूं कि इसको नर्व सप्लाई यानी तंत्रिका सप्लाई, हमारे शरीर का जो करंट सप्लाई है, इस ग्रंथि को कहाँ से मिलता है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं, गर्दन में 7 और छाती के पीछे 12 हड्डी होती है। उन 12 हड्डियों की जो नंबरिंग है, छाती के जो पीछे होते हैं, उनको हम T1, T2, T3 इस तरह से T12 तक बोलते हैं। तो ये जो नर्व सप्लाई होती है वो T7 से, यानी छाती के पीछे की 7वीं हड्डी से T11 तक
11वीं नंबर की जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुक है, उनमें से होती है। जब हम भारी गरिष्ठ पदार्थ खाते हैं, काम करते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, बैठा रहने का काम है या लेटा रहने का काम है, जैसे दुकानदार और व्यापारी भाइयों का होता है आमतौर पर, या और भी जो कार्य हैं, तो उनमें ये हमारी ग्रंथि काम करना कम कर देती है और दुबले पतले आदमियों में इसकी कोशिकाएं सूख कर इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है। अब मैं बताता हूं कि जो मोटे आदमियों को शुगर होती है, उसका इलाज बहुत ही आसान है, सामान्य उपायों के द्वारा। जिनमें खासकर सामान्य से 5-7 किलो वजन ज्यादा है ना, उनका इलाज तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से हो जाता है। जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनके इलाज में समय लगता है, और जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, उनका इलाज करना काफी कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति दुबले पतले, चिंता से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से ग्रस्त रहते हैं किसी भी कारण से, तो उनका इलाज करना आयुर्वेद में अत्यंत मुश्किल बताया गया है। अब मैं बताता हूं जो मोटे आदमी हैं वो क्या करें, और जो पतले आदमी हैं वो क्या करें। उनके लिए जो एक्सरसाइज है, जो कसरत है, जो व्यायाम है, वो एक ही तरह की है। अभी मैंने बताया कि पीछे से जो नर्व होती हैं वो रुक जाती हैं, खासकर मोटे आदमियों में और पतले आदमियों में भी। तो उनके जो खोलने के उपाय हैं वो मैं बताता हूँ। वो काफी सरल उपाय हैं। इसके मैं बिल्कुल ही सरल आसन आपको बताऊंगा। जैसे इसमें होता है हमारा एक मकर आसन। मकर आसन काफी आसान है, इसको मोटे आदमी भी आसानी से कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ, जो कि हमारे पैंक्रियास के जो सेल है ना, उनको क्रियाशील बना देगा। हमारी नर्व सप्लाई, पीछे से जो बिजली सप्लाई है हमारी पैंक्रियास में आती है, उसको सुचारू रूप से क्रियाशील बना के। इसमें आप क्या कीजिए कि बिस्तर पर उल्टे लेट जाइए, ऐसे, इस तरह से। दोनों हाथों की कोहनियां टिका लीजिए बिस्तर पर, और दोनों हाथों की हथेलियों के बीच अपने मुंह की ठुड्डी को रख लीजिए ऐसे, और ऊपर की तरफ देखिए। इसका जो पूरा असर है वो हमारी ये छाती की जो पीछे रीढ़ में है, रीढ़ में 7वीं हड्डी से लेकर 11वीं हड्डी तक, वहां से जो नर्व सप्लाई है, इसका असर केवल वहां पर ही होता है। तो इसको आप कम से कम 5 मिनट कीजिए। ये आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा इस बीमारी में लाभ देगा। दूसरा इसका आसन है भुजंग आसन। भुजंग माने होता है सांप। तो उसमें हमारी गहन संहिता में, योग की में लिखा हुआ है कि अंगुष्ठा नाभि पर्यंतम, कि अंगूठे से नाभि तक लेकर, पेट में जो हमारी नाभि होती है ना, वहां तक। अधो भूमो विनिनश्य, कि वहां तक इसको भूमि पर रखते हुए उल्टे लेट जाइए। धराम अवस्थे वह करियोस्तवाभ्याम, और हाथों को धरती पर रखिए ऐसे, ऊर्ध्व शीर्ष फणी हुई, और फण की तरह से सिर को उठा लीजिए। अब मैं उठा के दिखाता हूं आपको। नाभि नहीं उठनी चाहिए, नाभि उठ गई तो ये आराम नहीं करेगा। इस तरह से नाभि मेरी जमीन उस पर ही टिकी हुई है बिस्तर पर, इस तरह से। तो ये जो 2 आसन हैं, ये हमारी पैंक्रियास की जो नर्व सप्लाई है उसको ठीक करके इसको सुचारू रूप से क्रियाशील बना देता है। और भुजंगासन के बारे में कहा गया है कि इसको करने से जठराग्निवर्धनते नित्यम सर्वरोग विनाशकम, कि शरीर की जो पचाने की ताकत है वो बढ़ जाती है, खाना पचाने की, और सभी रोगों का ये विनाश करता है। गर्दन को ऐसे ऊपर रखिए और नाभि को उठने मत दीजिए जमीन से या बिस्तर से, इस तरह से।
ये अत्यंत लाभदायक आसन है। आप इसको निरंतर करेंगे तो आपको शुगर में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं कुछ दूसरे आसन बताता हूँ जो इसको क्रियाशील बनाते हैं। जो आदमी इन आसनों को मान लिया नहीं कर सकते, वो क्या करें? वैसे तो ये आसान है, मकर आसन काफी आसान है। आप लेट जाइए, ऐसे हल्का सा तकिया लगा लीजिए और जैसे नीचे वाला हाथ है ना, इसके पीछे ऊपर वाला हाथ ऐसे रख लीजिए। अब आप पलट जाइए ऐसे, इस तरह से। ये आसन आपको पूरा जो अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है, जो हम बैठकर करते हैं लेकिन मोटे आदमी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पूरे लाभ दे देगा। तो ये मोटे आदमियों के लिए इस तरह से करना आसान होता है। इसी तरह से घूमकर आप दूसरी तरफ भी कीजिए। यानी कि अब मैं ये बाईं करवट लेटा हुआ हूँ, आप फिर जैसे कि 2-4 मिनट इस पोजीशन में रहें, फिर आप दाईं करवट लेट कर ऐसे ही इस तरह से इसको कीजिए। आप 5-5 मिनट इसको करेंगे तो आपका पैंक्रियास क्रियाशील हो जाएगा। अब मैं उनके लिए आसन बताता हूँ जो थोड़े से दिन में थोड़ा सा ज़्यादा वजन, 2-4 किलो ही ज़्यादा या सामान्य वजन है या दुबले पतले हैं। वो एक दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये मैं बताता हूँ कैसे होता है। आप बाएं पैर को मोड़कर बैठ जाइए, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने की बाईं तरफ रख लीजिए, इस तरह से। और फिर दाएं पैर के घुटने को दाएं हाथ से सहारा देते हुए ऐसे बाईं तरफ घुमाकर इस तरह से आराम से, और दाएं पैर के पंजे को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए लपेट कर। इस पोजीशन को आप बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से ये चित्र कैसा है। और इसमें आराम से बैठे रहिए। इसमें हमारी मजबूरी ये है कि हमारी सभी जो नर्व सप्लाई है कि हम पेट को इसमें सिकोड़े रखेंगे, छाती मजबूरी में ऊपर आएगी, क्योंकि हम पेट को सिकोड़े बिना इसमें मोड़ ही नहीं सकते। तो हमारा पैंक्रियास इसमें क्रियाशील हो जाएगा और ये इंसुलिन नामक हार्मोन बढ़ाने लग जाएगा। इसी तरह से आप दूसरी तरफ भी कीजिए कि इसमें दाएं पैर को सिकोड़ लीजिए और दाएं पैर के घुटने के दाएं तरफ बायां पैर रख लीजिए। फिर बाएं पैर के घुटने की तरफ से दाएं हाथ से बाएं पैर को लपेट लीजिए, इस तरह से। और आप इस स्थिति में बैठिए। ये दुबले पतले आदमियों की शुगर को ठीक करने में अत्यंत कारगर और रामबाण आसन है। अब मैं बताता हूँ जो मोटे आदमी वो दूसरा अंग संचालन या दूसरी जो कसरत है वो इसमें कैसे करें। आप लेटे लेटे कर सकते हैं। इसमें क्या कीजिए, आप चाहें तो हल्का तकिया लगा सकते हैं। आप दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए, इस तरह से। ये मोटे आदमी भी पकड़ सकते हैं इतना करके। तो धीरे धीरे इनको सीधा कर लीजिए ऐसे। देखिए ऊपर की तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ लटका लीजिए। इनसे फिर आप अंग संचालन कर सकते हैं ऐसे, दाएं बाएं, इस तरह से। इनको खोलिए फिर मिलाइए। इस तरह से अंग संचालन करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी से नर्व सप्लाई आती है पैंक्रियास की तरफ, वो सुचारू रूप से कार्य करने लग जाएगी और इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन शरीर में ज़्यादा होने लग जाएगा। दूसरा क्या है, जो मोटे आदमी हैं वो जैसे कि एक पैर मैंने सिकोड़ लिया, इसके ऊपर दूसरे पैर की पिंडली रख लीजिए ऐसे।
इनको अगर आप दाएं बाएं हिलाएंगे ऐसे, आपको देख रहा होगा इसमें पेट की एक्सरसाइज हो रही है बगैर पेट को सख्त किए हुए। पेट इसमें अंदर की तरफ जा रहा है और हमारा पैंक्रियास इससे क्रियाशील बनता है। तो एक पैर को ऊपर रख के इस तरह से करेंगे आप, फिर इसके ऊपर दूसरी तरफ से दूसरा पैर रख लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से करने से हमारा पेट सख्त भी नहीं रहेगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, चर्बी घटेगी और हमारा पैंक्रियास क्रियाशील हो जाएगा। इसी में लेटे लेटे दूसरी पोजीशन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक पैर को दूसरे पैर से लपेट लीजिए। ये मोटे आदमियों के लिए काफ़ी मुश्किल है। ऐसे लपेट लीजिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने अपने बाएं पैर को दाएं पैर से लपेट लिया और जो बायां पैर है उसका पंजा नीचे रख लिया है। आप इस पोजीशन में ऐसे आप दाएं बाएं घुमाएंगे ना, आपका पैंक्रियास क्रियाशील हो जाएगा इस तरह से। तो ये तो मैंने एक्सरसाइज बताई। अब मैं बताता हूँ इसमें सैर कैसे करनी होती है, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद में फ्री का नुस्खा लिखा हुआ है मोटे आदमियों के लिए कि जो आदमी रूखा सूखा भोजन करेगा, जैसे कि हम इसमें दूध का और मिठाइयों का और भारी पदार्थों का सेवन बंद कर देते हैं और नंगे पैर चलता है, उसका शुगर 6 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है। वो बताता हूँ क्यों ठीक होता है। जब हम नंगे पैर जुते हुए खेत में क्या होता है, मोटे मोटे ढेले होते हैं मिट्टी के। वो जब हमारे पंजे में नीचे तलवे में चुभते हैं ना तलते हुए, तो आपने देखा होगा जब हमारा पैर किसी नुकीली चीज पे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एकदम से ऐसे करते, हमारा पेट सिकुड़ता उसमें। ठीक, जब भी पैर आएगा किसी नुकीली चीज पे, हमारे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं रीढ़ की हड्डी से जो गुजरती हुई है, वो एकदम से ऐसे पेट को सिकोड़ देंगी, जिससे हमारा पैंक्रियास क्रियाशील हो जाएगा। तो नंगे पैर ज़्यादा दूर तक घूमने से, 5-7 किलोमीटर की सैर करने से, नंगे पैर जैसे कि कंकड़ों में चलने से शुगर में बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है और हमारा पैंक्रियास क्रियाशील हो जाता है और हमारा वजन और पेट के ऊपर की जो चर्बी है वो घटने लग जाती है। आप चलते चलते थोड़ी दूर तक एड़ियों के बल चलिए और फिर पंजों के बल चलिए। अब मैं बताता हूँ इसमें जो मालिश का विधान बताया हुआ आयुर्वेद में शुगर वाले मरीजों के लिए। तो इसमें मालिश हमें क्या करनी चाहिए कि आप, जैसे कि मैंने सरसों के तेल के वीडियो में बताया हुआ, सरसों के साग और सरसों के तेल के गुण के बारे में वीडियो में बताया हुआ है कि उसमें तेल बनाने का जो तरीका होता है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें तेल बनाने का तरीका है, तेल जो है हल्दी और इससे नीम की पत्तियों से कैसे बनाया जाता है। आप धूप में बैठकर, सुबह की धूप में, आजकल गर्मी का मौसम है, इसमें आप सुबह की धूप में 15 मिनट बैठकर उस तेल की मालिश सूर्य की तरफ पीठ करके, सूर्य की तरफ मुंह मत कीजिए, आप कमर में उसकी मालिश कीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी कमर में जो नर्व सप्लाई है जो रुक गई है, वो सुचारू रूप से फिर क्रियाशील हो जाएगी। उसको दुबले पतले आदमी भी उसी तेल की मालिश कर सकते हैं और मोटे आदमियों के लिए एक लेप भी होता है इसमें जो लगाया जाता है। वो होता है जैसे हल्दी, चंदन और दालचीनी, इनका बारीक चूर्ण कर लीजिए, बहुत ही बारीक चूर्ण, और इनका औटन जैसे लगाते हैं ना, उसको आप लगाइए। तो ये शरीर की जो नर्व हैं और जो चर्बी है, ये जो लेप है उस चर्बी को घटाता है और हमारे पैंक्रियास को क्रियाशील बना देता है। अब मैं बताता हूं कि इसमें खान पान क्या होना चाहिए। इसमें जो खान पान है,
जैसे दुबले पतले जो आदमी हैं उनकी शुगर को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। जो मोटे ताजे आदमी हैं उनकी शुगर को ठीक करना बहुत ही आसान कार्य होता है अगर वो परहेज रखते हैं तो। दुबले पतले आदमी के लिए दिक्कत क्या है कि हम उनको रूखे सूखे पदार्थ खाने में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर रूखे सूखे देंगे तो वो पहले ही कमजोर है, उनका वजन घट जाएगा, ताकत नहीं रहेगी शरीर में। अगर हम उनको मोटा करने की चीजें देते हैं तो वो शुगर को बढ़ाती हैं। इसलिए मैं आज दोनों के लिए खान पान बताऊंगा। जो ये शुगर है ना, इसमें हमें कभी भी किसी भी किस्म का अचार, दही, आलू, पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए शुगर में। कच्चे केले की सब्जी जो है इसमें लाभदायक होती है। अमरूद, उड़द की दाल, ज्यादा सोना या बैठे रहना, और पनीर, मलाई, मावा, मिठाई से बने हुए पदार्थ, खरबूजा, मूली, खीरा, ककड़ी, इस तरह के जो पदार्थ हैं वो हमें इसमें नहीं खाने चाहिए। और जो मांसाहारी हैं उनको जल में रहने वाले प्राणियों का मांस नहीं खाना चाहिए। जल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं ना, उनका मांस उनको नहीं खाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इसमें खाना क्या क्या चाहिए। और खट्टे पदार्थ भी इसमें नहीं खाने चाहिए, जैसे ज़्यादा नींबू का सेवन या जो खट्टा आम है उसका सेवन, इसमें ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। जो शुगर के आदमी हैं उनके लिए सबसे अच्छा रहता है 1 साल पुराना अनाज, उनमें भी खासकर जौ का जो सत्तू होता है ना, 1 साल पुराने जौ का सत्तू, उसको भूनकर बनाते हैं, छिलका उतार लेते हैं, उसको भूनते हैं, तो उसका सत्तू पीने से, जौ की रोटी खाने से आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि कभी भी प्रमेह रोग यानी ये मधुमेह रोग ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं होता है। तो हमें 1 साल पुराने जो अनाज है, जैसे गेहूं है, गेहूं हो तो जिनको गेहूं खाने की आदत है 1 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ग्लूटीन नाम का प्रोटीन होता है वो 1 साल बाद अच्छी तरह से पचने लायक हो जाता है। नए जो अनाज होते हैं वो हमेशा शुगर में बढ़ोतरी करते हैं। दूसरा इसमें दालें, जैसे मूंग और अरहर की पतली दाल, अगर आप उसमें आंवले का रस मिला लेते हैं, आंवला जो है अक्टूबर से अप्रैल तक मिल जाता है, आंवले का रस मिला देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आराम करता है। और सरसों के तेल का प्रयोग, आप जो है सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए, शुगर में ये अत्यंत लाभदायक है। सब्जी में छौंक लगाने के लिए मेथी का प्रयोग, लहसुन का प्रयोग, सरसों के तेल का प्रयोग, इस तरह के प्रयोग शुगर वाले के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। ये मोटे आदमी भी और पतले आदमी भी दोनों के लिए सरसों का तेल लाभदायक होता है, क्योंकि सरसों का तेल हमारे वजन को सामान्य रखता है। मोटे आदमी की चर्बी को पिघलाकर उसको मोटापा दूर करता है, और पतले आदमी की जो खुश्की आ गई है, जो हमारी दांतें सूख गई हैं, चर्बी वगैरह सूख गई है, उसको सामान्य अवस्था में ला देता है। तो सरसों के तेल का प्रयोग इस तरह से इसमें अत्यंत लाभदायक रहा है। मेथी का प्रयोग, मेथी, हरी मेथी भी आप रोटी में डलवाकर इसमें खाइए। तो ये दालें हो गई। अब मैं सब्जियां बताता हूँ। बैंगन, करेला, गिलोय की पत्तियों का साग, या गिलोय की पत्तियां ना लेना तो गिलोय घनवटी आती है, आप ये 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, जो कि इसमें काफ़ी लाभदायक होती हैं। खासकर मोटे आदमियों के लिए उनका वजन भी घटाती है ये गिलोय घनवटी, और बीमारी से लड़ने की ताकत लाती है। बथुए का साग, चौलाई का साग, बैंगन, करेला, परमल, सहजन की फली, सहजन की फली इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। गाय का पेशाब, भैंस का पेशाब,
अब मैं ये गाय के पेशाब का और भैंस के पेशाब का प्रयोग बताता हूँ। जो मोटे आदमी है वो 1 लीटर गाय के पेशाब में या भैंस के पेशाब में शिलाजीत मिलाकर रख ले। कितना? 40 ग्राम जो लिक्विड शिलाजीत आता है ना, उसको मिलाकर रख। उसकी 4-4 चम्मच थोड़े से पानी में मिला के, 1 कप पानी में, खाना खाने से 1 घंटा पहले ले ले। ये अत्यंत ही लाभदायक है। खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ आंवले की चटनी का प्रयोग। आंवले की चटनी बनाना आसान है। आप आंवले को काटिए, हरे आंवलों को, उनको कूटिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च उसमें मिलाइए। ये आंवले की चटनी का प्रयोग आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा शुगर के मरीज में। दूसरा होता है, इसमें आप लस्सी ले सकते हैं। जो छाछ होती है, हम यहाँ हरियाणा में शीत भी कहते हैं इसको। उसमें क्या कीजिए, दालचीनी, लौंग, इलायची और भुना हुआ जीरा, इनका एक मसाला बना लीजिए। दालचीनी, लौंग, इलायची, छोटी इलायची और भुना हुआ जीरा, इनका एक मसाला बना लीजिए और आप छाछ में डालकर इसको, और काली मिर्च, एक और काली मिर्च और मिला लीजिए। शुगर में अत्यंत लाभदायक होती है। तो ये मोटे आदमियों के लिए बहुत ही लाभदायक मसाला है। आम और अमचूर का इसमें प्रयोग ना करें, क्योंकि वो हमारी नसों में रुकावट डालते हैं। तो इस तरह के प्रयोग करने से, इस तरह का रहन सहन करने से, व्यायाम करने से, आप कसरत करने से, दौड़ भाग करने से, आसन करने से, और मोटे आदमी जो है वो खाना कम खाएं, इसमें उपवास करें, हफ्ते में 1 दिन विरेचन लें, यानी 10 तावर दवाई लें। तो इस तरह से उनकी चर्बी जल्दी ही घट के, उपवास करने से क्या होता है, शुगर, मोटे आदमियों की शुगर में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब मैं बताता हूँ पतले आदमी क्या करें, क्योंकि उनकी शुगर का इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। पतले आदमियों के लिए क्या है कि आप भैंस का दूध या गाय का दूध, क्योंकि पतले आदमियों के लिए ताकत की चीज़ें जरूर चाहिए, भैंस के दूध या गाय के दूध में गोमूत्र मिला हुआ शिलाजीत, जो मैंने मोटे आदमियों के लिए बताया था, उसको ले लें खाना खाने से 2 घंटे पहले, 3-4 चम्मच। इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और शरीर में भी ताकत आएगी। अगर वो जौ से बने हुए आटे का सेवन करते हैं तो उनके साथ गाय के घी का भी सेवन करें। वो आपको, पतले आदमियों को नुकसान नहीं करेगा। मोटे आदमियों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए। मोटे आदमियों को जौ के बने हुए पदार्थ या रोटी वैसे के वैसे ही, या सत्तू वैसे का वैसे ही लेना चाहिए। जबकि जो दुबले पतले आदमी हैं उनको जौ के जो सत्तू बनाया जाता है ना भूनकर, उसको घी में भूनना चाहिए और वो सत्तू पीना चाहिए, जो कि दुबले पतले आदमियों के लिए लाभदायक होता है। तो इस तरह से दुबले पतले आदमियों की ताकत भी बनी रहेगी और उनका शुगर भी धीरे 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 ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के सावधानी रखते हुए, परहेजों का पालन करते हुए, मोटे आदमी बिल्कुल आसानी से शुगर से मुक्ति पा सकते हैं और वो दोबारा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। पतले आदमियों को समय लगता है, उनको सावधानी की जरूरत होती है। उनको शोक और चिंता, यानी दुख, चिंता, तनाव, इनसे मुक्त रहना जरूरी होता है, क्योंकि शुगर, पतले आदमी की शुगर को ठीक करने के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से इनको अपनाइए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, सत्यमेव जयते।